Everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Today we'll be studying chapter 12, Biotechnology and its application from class 12th Biology. Let's understand biotechnology and its applications. The applications of biotechnology actually include certain areas which can include therapeutic diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, एनर्जी प्रोडक्शन. इससे पिछले चैप्टर में हमने वैसे भी पढ़ ही लिया था कि डायग्नोस्टिक्स में बायोटेक्नोलॉजी कहाँ काम आती है, देन ऑल्सो इन वेस्ट ट्रीटमेंट एंड बायोरेमेडिएशन, प्रोसेस्ड फूड एज वेल. अब आती है कि बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ हो जाते हैं जो कि क्या इंक्लूड करके रखते हैं. फर्स्ट कि इट प्रोवाइड्स द बेस्ट कैटलिस्ट. ठीक है, तो ये बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम. नेक्स्ट इज़ कि अब जब बेस्ट कैटलिस्ट आ गया है तो उसी की ऑप्टिमल कंडीशन को क्रिएट करना. अब जब क्रिएट हो जाता है और हमारी कोई भी चीज़ जो है वो इंजीनियर्ड, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, व्हेन इट गेट्स रेडी, देन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करना, मतलब कि उसको इस प्रोसेस तक पहुंचा देना कि वो अब कमर्शियल यूज़ के लिए काम आ सके. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर. अगर हमें अपनी एग्रीकल्चरल ईल्ड को बढ़ाना है तो कौन कौन से वेरियस टेक्निक्स हो सकती हैं या कौन कौन से वेरियस मोड हो सकते हैं जिससे हमारी ईल्ड जो है वो इंक्रीज़ करेगी. फर्स्ट वुड बी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड थर्ड इज़ जेनेटिकली engineered क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम जनरली पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं. जेनेटिकली engineered क्रॉप में क्या होगा कि हमें वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्रॉप जिस चीज़ से वल्नरेबल होगा, जिस भी डिजीज़ से वल्नरेबल होगा, हम क्या करेंगे, इस तरीके से उसको engineer कर देंगे कि वो नेचुरली इस चीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो जाए. मे बी इट कैन बी रेजिस्टेंट टू salinity or resistant to pest or insects or whatsoever. We know for a fact that green revolution, which was initially started nearly in the year of 1960s, इस टाइम पे जो हमारा green revolution start हुआ था, this eventually succeeded in tripling of the food supply. पर बात ये आती है कि इतनी जो हमारी जो increasing demand होती जा रही है फ़िलहाल food production की या food supply की, वो green revolution से भी पूरी नहीं हो पाएगी. अब जनरली क्या होता है, जो हमारे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड्स उसमें हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. बट द थिंग इज़ दैट वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि जो हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए फॉर द बेटर ईल्डिंग प्रॉपर्टीज़ और द क्वान्टिटी ऑफ द फूड, वी नो दिस कि ये कहीं ना कहीं इवेंचुअली फूड चेन में वापस आ ही जाता है, राइट. अब क्योंकि उससे जो इंसेक्ट मर रहा है उस प्लांट में भी कुछ ना कुछ असर आता होगा. नाउ द क्वेश्चन राइजेज इज कि इज़ देयर अ वे टू get out from this kind of food प्रोडक्शन. तो इस तरीके का कोई तरीका हो सकता है क्या? तो फाइनली जो है हमारे साइंटिस्ट ने ये निकाला दैट ऑफ कोर्स वी कैन यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड विच कैन बी अ पॉसिबल सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ दीज, ये जो हमारे केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं इन द फूड प्रोडक्शन और इन द क्रॉप प्रोडक्शन. तो जो हमारे प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके हमने जीन्स जो हैं ऑल्टर्ड कर दिए हैं बाय मैनिपुलेशन, उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अगर हम बात करें जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में से भी हम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज़ प्लांट एंड द फूड प्रोडक्शन एंड द सप्लाई ऑफ द फूड, राइट. तो यहाँ पे जो हम अकाउंट में लेंगे वो हम क्या लेंगे, प्लांट्स लेंगे. तो प्लांट्स की जब हमने जीन्स को जब हमने वो कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, ऑल्टर्ड कर दिया, तो ये क्या कहलाया जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहलाया जाएगा. और किसकी कैटेगरी में आएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में आएगा. तो उस हिसाब से अगर हम देखें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को, तो जो चेंज हुआ है आफ्टर मैनिपुलेशन ऑफ द जीन्स, तो उस तरीके से जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आए हैं वो कैसे आ सकते हैं कि उसने क्रॉप को मोर टॉलरेबल बना दिया ए बायोटिक स्ट्रेस में, जो कि क्या इंक्लूड करेगा, कोल्ड, ड्राउट, सॉल्ट एंड हीट.
नेक्स्ट इज़ कि उसका जो रिलायंस था या जो उसका जो निर्भरता थी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अब प्लांट इज़ नेचुरली रेजिस्टेंट टू दी पेस्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो कम हो गया है। इट हैज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, ठीक है। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर फूड, जैसे कि गोल्डन राइस में हम देखें तो विटामिन ए का जो हमारा वो है क्वांटिटी है, इट हैज़ बीन increased. Therefore we say it that golden rice is a enriched rice version of having vitamin A. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जो हमारी ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन थी, हाउ दिस हैज़ रिजल्टेड कि छोटा सा टेक्नोलॉजी विल इवेंचुअली बिकम अ बून फॉर द crop production or for the agriculture, right? If we want to study about the applications of biotechnology in agriculture, the must example is of BT cotton. Okay, so BT stands for Bacillus thuringiensis. हमने क्या किया, जो BT जो Bacillus thuringiensis से हमने एक टॉक्सिन ले लिया जिसको हमने इवेंचुअली नाम ही रख दिया BT टॉक्सिन, ठीक है। अब ये हमने एक्सप्लॉइट किया है एक बैक्टीरिया को जिसका नाम Bacillus thuringiensis है। वी इंजेक्टेड और हमने यहाँ से इस टॉक्सिन को बाहर निकाला और हमने क्लोन कर दिया प्लांट में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जब ये बीटी टॉक्सिन हमने प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिया वाया बायोटेक्नोलॉजी, सो इससे क्या हुआ कि अब जो प्लांट है वो नेचुरली ही पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया, ठीक है। अब इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंट बनने से क्या हुआ कि अब उसको इंसेक्टिसाइड की कोई और ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज़ नेचुरली रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, सो देयर इज़ नो नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स। तो इससे हमने क्या बना लिया, हमने एक नेचुरली बायोपेस्टिसाइड ही तो बना लिया, क्योंकि अब हम ज़रूरत ही नहीं है इंसेक्टिसाइड्स की। तो अब तक जो बीटी टॉक्सिन वाला जो फंडा है हमारा, ये अब तक किस चीज़ में इनकॉर्पोरेट हो चुका है, लाइक बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमेटो, पटेटो एंड सोयाबीन। इसमें से भी अगर हमें इसका वो समझना है, पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म समझना है, तो देन वी नीड टू टेक इन टू अकाउंट बीटी कॉटन। सो कॉटन में हमने क्या किया, जो हमारा बैसिलस thuringiensis है उसकी जो स्ट्रेन है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है ये इतना ज़्यादा सक्षम है या इतना ज़्यादा केपेबल है कि ये कुछ इंसेक्ट्स को किल कर सकता है, जिसमें से कौन कौन सी चीज़ें इसके अंडर आ जाएंगी, लाइक लेपिडोप्टेरेंस जिसमें टबाको वडवॉर्म, आर्मी वॉर्म आएगा, कॉलियोप्टेरेंस, बीटल्स एंड डिप्टेरेंस, फ्लाइज एंड मस्कीटो, ठीक है। अब ये जो हमारा जो प्रोटीन जो हमारा बीटी मतलब कि बैसिलस thuringiensis जो प्रोड्यूस कर रहा था, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और इसके अंदर एक होता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का मतलब ये हो जाता है कि ये इंसेक्ट को मारने में हेल्प करने वाला है। अब ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है हमारा, ये जनरली एग्जिस्ट करता है एज अ इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, ठीक है। इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन बोले तो ये प्लांट में एज अ इनएक्टिव स्टेज ही रहेगा, पर जैसे ही अगर इस पे हमारा कोई भी लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन या डिप्टेरेंस में से कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म कॉटन को आकर खाना चाहता है या उस पर डिजीज़ फैलाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसको इंजेस्ट करने लगेगा तो वो जो बीटी टॉक्सिन का जो प्रोटीन था जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था पहले से ही, इंसेक्ट के जब गट में जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स एन अल्कलाइन पीएच फॉर द एक्टिवेशन, जो कि गट में मिलेगा। जैसे ही गट में वो एक्टिवेट हो जाएगा तो दिस विल सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, और इस वजह से क्या होगा, एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है हमारे मिडगट के एपिथेलियल सेल्स में जाकर चिपक जाएगा या वहाँ जाकर बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ही पोर्स क्रिएट होंगे मिडगट में, जो हमारा मिडगट है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और लाइसिस हो जाएगा। लाइसिस मतलब कि कटना या फूटना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट की फाइनली डेथ ही हो जाएगी, ठीक है। अब स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं जो हमने आइसोलेट करे हैं बैसिलस thuringiensis में से, और हमने इनकॉर्पोरेट करे हैं सेवरल प्लांट में। अब क्योंकि हम कॉटन की बात कर रहे हैं तो कॉटन में बीटी टॉक्सिन जो है हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिन जो है, ये जो हमारा ये कोड होता है किसी एक जीन से। ये जो इसका जो जीन है वो कहलाया जाएगा, उस जीन को हमने नाम रखा है क्राई जीन। अब क्राई जीन में से अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं उसमें से, जैसे हमारा हो सकता है क्राई 1AC,
फिर हो सकता है क्राई 2AB। अब जैसे कि ये जो दोनों है, ये दोनों कंट्रोल करते हैं हमारे बॉल वॉर्म्स को। बॉल वॉर्म्स बोले तो कॉटन को ही, ठीक है। मतलब कि जो हमारा जो कॉटन का जो फ्रूट होता है उसको हम बॉल कहते हैं, तो ये बॉल वॉर्म्स को बचाएगा। अब एक और जीन होता है, वो होता है हमारा क्राई 1AB। अब ये AB किसके अगेंस्ट काम करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, ये करेगा कॉर्न बोरर को। हमने बात करी थी कि ये जो बीटी टॉक्सिन वाला फंडा है, ये सिर्फ कॉटन में ही नहीं, उसके अलावा राइस में, टमेटो में, पटेटो में एंड सोयाबीन में भी पाया जाता है। तो देयरफॉर Cry1AC, Cry2AB will control bollworms and Cry1AB will control corn borer। दूसरा मेथड आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इंजीनियर करने में, कि हम क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस है, इसका जो स्पेसिफिक या मेन मोटिव है उसका वो यही है कि प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए हो सके, ठीक है। जैसे ही हमारा एमआरएनए का ट्रांसलेशन रुक जाएगा या मतलब प्रिवेंट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं साइलेंसिंग, ठीक है। तो मेन फंडा आरएनए इंटरफेरेंस का यही है, टू प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए विच इज़ नोन एज साइलेंसिंग। अब ये कैसे होगा, ये होगा जब हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को इंड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटारिटी बन जाएगी और वहाँ पे जो वो मॉलिक्यूल है वो हमारा बाइंड हो जाएगा और इवेंचुअली हमारा ट्रांसलेशन रुक जाएगा। मैं आगे समझाती हूँ। हमने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज़ करके हमने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए होस्ट प्लांट में। मतलब कि जहाँ पे हमारे नेमेटोड्स जाकर मतलब इन्फेक्ट कर रहे थे हमारे प्लांट्स को, हमने वही स्पेसिफिक जीन जाकर हमने एग्रोबैक्टीरियम को एज अ वेक्टर यूज़ करके होस्ट प्लांट में डाल दिया। अब जैसे ही हमने इंट्रोडक्शन करवाया ऑफ दिस काइंड ऑफ डीएनए, इसने क्या किया, दिस विल प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इनटू द होस्ट सेल। नाउ इसकी वजह से क्या होगा कि आरएनए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, अब सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों आ गया, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, हमारे डबल बॉन्ड बना लेंगे आरएनए, राइट। और इसकी वजह से हमारी साइलेंसिंग हो जाएगी, साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड, जिसकी वजह से पैरासाइट कुड विल नॉट survive in the transgenic host expressing specific interfering RNA। इस तरीके से we can protect the plant from the parasite। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ऐसा माना जाता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी जो हमारी अप्रोच है, ये इन मेडिकल अप्रोच और इन मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा बूंद साबित हुई है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। वाई, बिकॉज इसमें जो हमारे जो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं, ये एक्चुअली दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो कि जनरली कोई और प्रोडक्ट अगर हम कहीं से भी आइसोलेट करेंगे तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा ही देगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन इन्वॉल्व और ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, इम्यून रिस्पॉन्स आते ही हो सकता है कि वो सारी मेहनत हमारी बेकार जाए। वाई, बिकॉज मे बी द पर्सन हैज़ डेवलप्ड एलर्जी टूवर्ड्स इट, और मे बी द पेशेंट हैज़ डेवलप्ड रेजिस्टेंट टूवर्ड्स इट व्हाट्सोएवर। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में बात ये आती है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंसुलिन यूज़ होता है फॉर डायबिटिक्स, वो पहले कैसे एक्सट्रैक्ट होता था, वो एक्सट्रैक्ट होता था पैनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। अब ये क्या है, इंसुलिन जो है हमारा एनिमल सोर्स है। जनरली ये भी देखा गया है कि ये जो है किसी पेशेंट को इसने एलर्जी भी प्रोवाइड करी है फॉर बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ सर्टन टाइप ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन इट। जो हमारा इंसुलिन है वो कंसिस्ट करके रखता है 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो जो 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, उनको हम कहते हैं ए चेन एंड बी चेन। अब ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, दे आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। मैमल्स में जो हम जनरली जैसे ह्यूमन इंसुलिन की भी बात करें तो ये एज अ प्रो हार्मोन सिंथेसाइज होता है। प्रो हार्मोन बोले तो कि प्रो एंजाइम, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोसेस्ड नहीं है, देयर नीड्स टू बी टेकन सर्टन स्टेप्स ताकि वो पूरा प्रोसेस हो पाए या पूरा फुल्ली मेच्योर हो पाए या फंक्शनली काम कर पाए। सो ये जो हमारा प्रो हार्मोन है वो कंटेन करके रखता है एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, ठीक है। वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड भी करके रखता है। अब सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी उलझन तभी आती है कि ये जो सी पेप्टाइड है इसको मेच्योर इंसुलिन में से कैसे हटाया जाए, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। और किस तरीके से फिर इसके इंसुलिन को असेंबल करें मेच्योर फॉर्म में। सो 1983 में एली लिली
जो हमारी एक अमेरिकन कंपनी है उसने ये चीज़ कर दिखाई। उन्होंने क्या किया, 2 डीएनए के सीक्वेंसेस को अलग अलग लिया, ए और बी, प्रिपेयर करके इंट्रोड्यूस कर दिया इन द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, और वहाँ पे इन्होंने इंसुलिन चेन को बनने दिया, ठीक है, टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। नाउ द चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली। जब हमने इनको अलग से प्रिपेयर करके अलग से हमने जब प्लाज्मिड में डाला था और वहाँ पे जब चेन जो है सिंथेसाइज हुई, तो इन्होंने देखा कि चेन ए और बी जो है वो प्रिपेयर हो रही है सेपरेटली। अब जब सेपरेटली प्रिपेयर हो रही है मतलब सी का कोई काम नहीं है, और सी ही वो चीज़ थी जो हमें अलग से निकालनी थी, राइट, या इसको हमें दूर करना था। सो जब ये अलग अलग सेपरेट हो गई तो हमने क्या किया, हमने एक्सट्रैक्ट करा, बाहर निकालने के बाद उनको कंबाइन किया, और ये 2 ए और जो बी चेन थी वो जुड़ी किससे थी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी थी। तो जब हमने इनको बाहर निकाला तो अगेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, और इस तरीके से हमारा ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमारी बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच आती है जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी बोले तो अगर कोई इंसान जो है इज़ डेफिशिएंट ऑफ सर्टन काइंड ऑफ जीन, या उसका कोई जीन डिफेक्टिव पीस निकलता है, यू नो इट्स डिफेक्टिव, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन रिप्लेस द जीन और वी कैन ऐड द फंक्शनल जीन इनटू द बॉडी। सो इस तरीके से हम ये वाली जीन थेरेपी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नॉन फंक्शनल जीन है विल बी रिप्लेस्ड बाय अ फंक्शनल जीन, एंड देयरफॉर जो डेफिशिएंसी है वो ओवरलुक्ड हो जाएगी या ओवरकम हो जाएगी। सो ये जो प्रोसेस जितना सुनने में इजी लग रहा है इतना नहीं होता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यू नो प्रिसिजन, मोर प्रिसाइज मूवमेंट्स टू टेक आउट दीज steps, number of steps involved in this process. So what happens is जो हमारा जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो हुआ था वो हुआ था 1990 में, एक 4 साल की लड़की को जिसको अडा मतलब कि एडिनोसाइन डी एमिनेज की डेफिशिएंसी थी। अब ये जो हमारा जीन है इसका मतलब ये डिफेक्टिव था उस लड़की में। ये जो अडा है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इम्यून मतलब कि इम्यून सिस्टम के लिए, या दिस एंजाइम इज़ एक्चुअली क्रूशल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, सो दिस विल हेल्प इन द इम्यूनिटी टू फंक्शन प्रॉपरली। अब किसी में अगर ये जीन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। सो कौन कौन से तरीके हैं हम जो अडा जीन को, या मतलब कि एडिनोसाइन डी एमिनेज जीन को जो है हम सही कर सकते हैं उस इंसान में जिसको इस चीज़ की डेफिशिएंसी है। सो फर्स्ट व्हाट कैन वी डू इज़ दैट वी कैन हैव अ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फर्स्ट। दूसरा होता है हमारा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हम इंजेक्शन से दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है कि हम अपने शरीर के मतलब कि उस डेफिशिएंट पेशेंट के शरीर से लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाल लें, उनको बाहर पेट्री डिश में कल्चर कर लें। कल्चर करने के बाद हम एक फंक्शनल ADACDNA को हम उसमें इनकॉर्पोरेट करवा दें, किसमें, लिम्फोसाइट में, और उनको दोबारा इंजेक्ट बैक कर दें इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो बॉडी है उसमें हमारी ADA जीन की जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी। बट द थिंग इज़ कि ये लॉन्ग लाइफ मेथड नहीं है। सो द पेशेंट विल बी नीडिंग will be needing ADA gene therapy आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो इसको हमें बार बार यही सी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। पीरियोडिक इन्फ्यूजन की ज़रूरत होगी ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो अगर तो हम कोई जीन आइसोलेट कर सके बोन मैरो में से और प्रोड्यूस कर सके ADA को और फिर इंट्रोड्यूस कर सके सेल में एट द अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज, तब तो हम सोच भी सकते हैं कि ये एक परमानेंट क्योर है। अदरवाइज़ अभी तक का जो चला आ रहा है जीन थेरेपी में वो यही तरीका है कि उसको पीरियोडिक इन्फ्यूजन की ही ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। व्हाट हैपेंस इज जब हमें कोई बीमारी होती है, जब हम बीमार होते हैं, व्हाट वी गो फॉर इज़ फॉर द डायग्नोसिस, कि हमें पहले ये पता चले कि हमें प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, और उसके बाद ही हम उसके इलाज के लिए जाएं। वी व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इट, हमें क्या ऑप्ट करना है, डू वी हैव टू ऑप्ट फॉर स्टेरॉइड्स और नॉर्मल एंटीबायोटिक्स और व्हाट्सोएवर, जो भी हमें देखना होगा। सो इसके लिए क्या होता है कि डायग्नोसिस ज़रूरी है। अब जब हमें बीमारी हुई है तो कोई भी जो सिम्टम होता है वो तभी हमारा बॉडी मैनिफेस्ट करता है जब
जो पैथोजन है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है हमारे बॉडी में आए हुए, ठीक है। तो इसके लिए टेस्टिंग जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है, हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड्स हैं, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। पर अर्ली डिटेक्शन के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन के टाइम पे क्या होगा, जो हमारा पैथोजन है विच इज़ विच इज़ इनसाइड द होस्ट और द बॉडी ऑफ द पेशेंट, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे सिम्टम्स उस टाइम पे मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए व्हाट वी गो फॉर इज़, वी गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। उसमें से एक हमारा जैसे टेस्ट हो जाता है वो होता है पीसीआर। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में पीसीआर पढ़ा था। व्हाट हैपेंस इन पीसीआर इज़ कि हम एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। हम एम्पलीफाई करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, किससे, बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। तो इससे हमारा जो अर्ली डिटेक्शन है, सपोज एचआईवी का अर्ली डिटेक्शन, हम वी हैव अ सस्पेक्टेड पेशेंट ओवर देयर कि हमें लगता है कि हो सकता है एड्स होगा, तो अर्ली डिटेक्शन जो है वो हम पीसीआर से कर सकते हैं। वैसे ही ये डिटेक्ट कर सकता है म्यूटेशंस इन जीन विद द पेशेंट्स हैविंग कैंसर, और दे हैव बीन सस्पेक्टेड कि हो सकता है इन्हें कैंसर पाया जा सकता है। सो इस तरीके से पीसीआर जो है हमारी पावरफुल टेक्निक के रूप में सामने आती है। नेक्स्ट इज़ ऑटो रेडियोग्राफी। इन ऑटो रेडियोग्राफी हम एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए लेते हैं, उसको टैग करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, और उसको अलाउ करते हैं टू गेट हाइब्रिडाइज विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द क्लोन सेल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हमारा कॉम्प्लीमेंटारिटी जो होती है वो बेस किस पे होती है, हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उससे, जैसे जैसे हमारा एटी और जीसी वाला सीन हो जाएगा ना। तो ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल है, इसमें क्या होगा कि अगर तो कोई म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखेगा। वो क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो प्रोब हमने डाला था ऑटो उससे हाइब्रिडाइज करके रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, तो उसकी कॉम्प्लीमेंटारिटी में म्यूटेटेड जीन नहीं आएगा, और इस वजह से हमें पता चल जाएगा वेदर दी स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए और आरएनए इज डिफेक्टेड और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज एलाइसा। एलाइसा जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, हमारा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जो हमारा इन्फेक्शन होता है पैथोजन से, हम उसको किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं कि या तो बॉडी में एंटीजन का प्रेजेंट हो, एंटीजन की प्रेजेंस हो, जो कि क्या होंगे, प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, या फिर डिटेक्शन हो एंटीबॉडीज़ का। तो एंटीबॉडीज़ कम सिंथेसाइज करेगी हमारी बॉडी, जब एक एंटीजन प्रेजेंट होगा, नहीं सॉरी, जब पैथोजन प्रेजेंट होगा। सो एंटीबॉडीज़, या तो एंटीबॉडीज़ का रिलीज या फिर एंटीजन का प्रेजेंस, ये हमारा एलाइसा पे काम करता है। एंड दिस इज़ हाउ वी यूज़ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जब हम डीएनए को मैनिपुलेट कर रहे थे बाय ऑल्टरेशन और बाय ऑल्टरिंग द जीन जेनेटिक कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे हम क्या कह रहे थे, दे आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। या उसमें से भी हमने, जब हम बीटी कॉटन का जब हमने एग्जांपल लिया तो उसमें हम क्या कह रहे थे, दिस इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। सो वैसे ही हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके डीएनए मैनिपुलेटेड हो जाते, मतलब हम मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा या फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन हम देख सकें। इसमें से जो अभी रिजल्टिंग जो हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो हैं जैसे कि रैट्स, रैबिट, पिग्स, शीप, काउ एंड फिश। इसमें से जो 95% ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो माइस हैं। तो ये जो हमारा नंबर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने परसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। सो इट इज़ 95%। अब ये इसकी ज़रूरी क्यों है, या इसका ज़रूरत है क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। सबसे पहले इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। देखो क्या होता है कि इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि अगर सपोज़ हमने कोई जीन को चेंज कर दिया या जीन को ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या जीन का रेगुलेशन जो है किसी भी बॉडी में किस तरीके से हो सकता है, या नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये सब हम नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डिजीज़। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल है, दे आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्व एज मॉडल ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। अब इनमें हम क्या देखेंगे, हम अलग अलग बीमारियों का तरीका देख लेंगे कि किस तरह से पनपती हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं, कौन सा टाइम, कितना टाइम लगता है एक एक सिम्टम को, उसके अलावा ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हम ट्रांसजेनिक एनिमल पे आराम से टेस्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो हमारे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें से हमने कौन कौन सी डिजीज़ को पढ़ लिया है अब तक। इट सेज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर,
ठीक है। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोले तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केमिकली फॉर्म नहीं हो सकती हैं, बट we can extract certain things out of transgenic animals, or we can extract certain things आउट ऑफ डीएनए, मतलब अपनी मर्जी से डीएनए मैनिपुलेशन करके कुछ इस ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करना ट्रांसजेनिक एनिमल में, सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। सो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड, हम क्रिएट करते हैं कुछ जीन्स को ऐड करके। जैसे उसमें से कुछ एग्जांपल है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ये जो है हमारा एम्फाइसीमा के लिए ट्रीट होता है या उसके लिए काम आता है। नेक्स्ट इज़ कि अब सेवरल अटेम्प्ट्स का चल रहे हैं फिनाइल कीटोनूरिया को भी सही करने के लिए और सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी ट्रीट करने के लिए। जो हमारी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी 1997 में थी, इम्पॉर्टेंट नाम था रोज़ी, इम्पॉर्टेंट। और इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल में इसका फ़ायदा क्या था कि ये ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क दे रही थी। और मतलब ह्यूमन एनरिच्ड प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व था, वो था अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है। और अब तक इसको मतलब मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट माना गया फॉर ह्यूमन बेबीज दैन नेचुरल काउ मिल्क ऑल्सो। सो ये जो हमारा रोज़ी था, इसने क्या किया, इसने ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क दिया। उसका प्रोटीन कौन सा इन्वॉल्व था, इट इज़ अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट इज़ वैक्सीन सेफ्टी। क्या होता है कि जब भी कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम या ड्राइव चलती है, तो जो वैक्सीन हमारा जो बना है वो हमेशा पहले ट्राइड एंड टेस्टेड होता है। इट्स नॉट कि हम सीधा उसको मार्केट में कमर्शलाइजेशन के लिए डाल देते हैं। सो इसके लिए जब टेस्ट होता है लेबॉरेटरीज़ में, तो हमने पहले पढ़ा था कि 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल इज़ माइस। सो माइस पे, और हम उसको चेंज करके मंकी भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि किसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो ह्यूमन से ज़्यादा रिजेंबल करता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। कोई भी जब नया प्रोडक्ट बनता है वो सीधा का सीधा मार्केट में लॉन्च नहीं होता है। इट हैज़ टू गो अंडर सर्टन स्टेप्स एंड प्रोसेसेस, जिससे वो ये टेस्टिफाई कर सके कि ओके दिस इज़ नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है। तो उसकी चेकिंग के लिए या टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को लेते हैं। द रीज़न वाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर नॉट नॉर्मल एनिमल्स इज़ क्योंकि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो they are specifically designed in such a way that they will be sensitive to toxic substances than non transgenic animal। तो अगर वो कुछ certain toxic substances से sensitive, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो अगर हम उन पे वो अप्लाई करते हैं, कोई भी हमारा प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, तो उनकी सेंसिटिविटी जो है वो कम टाइम में जल्दी पता चल जाएगी। तो रिजल्ट हमें जल्दी पता चल जाएगा। देन द कंपनी और द इंडस्ट्री विल गेट टू नो ओके what certain things are to be changed और what certain compound और components has to be changed in the product so that ये नॉर्मल लोगों को ज़्यादा हार्म ना करे over the period of time। The next topic is ethical issues. Now, when we know that we can manipulate DNA sequences, and when we know that we can alter genetic combination of any organism and we can turn it into transgenic animal or genetically modified organism, there is also a loophole of exploiting this technique into various novelties also, but in other direction also, which is not good for mankind or humankind। okay, so इस चीज़ पे रोक या इस चीज़ पे कंसिडरेशन करने के लिए, इस पे पॉन्डर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करी है इंडियन गवर्नमेंट में, जिसको हम कहते हैं GEAC, विच स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच सेज कि देयर हैज़ टू बी सर्टन रूल्स ओवर विच यू कैन, मतलब जिस लेवल पे आप जेनेटिक कॉम्बिनेशन को ऑल्टर कर रहे हो उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। इट्स नॉट दैट यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ एनीथिंग। ओके, सो ये वाली प्रॉब्लम्स टैकल होती हैं। नेक्स्ट इज़ पेटेंट। क्या होता है कि जब कोई चीज़ ओरिजिनल होती है, नॉवल होती है, क्रिएटिव होती है और पहला वन ऑफ द गुड आइडियाज़ में से होती है, तो लोग क्या करते हैं, उस आइडिया को या उस चीज़ प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लेते हैं। ठीक है। अब पेटेंट से क्या होता है कि सपोज इफ़ द अदर पर्सन इज़ यूजिंग दैट थिंग और इट्स यूजिंग द रॉ प्रोडक्ट, उसको यूज़ करने के लिए टू मेक एनी अदर थिंग, तो द कंपनी और द ओनर जिसने भी पेटेंट करवा रखा है कैन सू दैट पर्सन। ओके, सो अब इधर पे क्या होता है कि दिस इज़ अ गुड वे टू
मार्क वन ऑफ इट्स प्रेजेंस कि ओके ये जो नॉवल आइडिया था ये इस इंसान का था, या ये इस ग्रुप ऑफ पीपल का था, या इस कंपनी का था. बट द थिंग इज लॉन्ग टाइम बैक व्हाट हैपेंड इज कि वी वेरी वेल नो दैट इन द एंशियंट folklore एंड द एंशियंट टेक्स्ट एंड प्रीस्ट ऑल्सो सब ये बताते हैं कि जो बासमती है हमारा वन ऑफ द वैरायटी ऑफ राइस, ये हमारे इंडिया का फाइन क्वालिटी ऑफ राइस है. ठीक है. सो 1997 में अमेरिका कंपनी ने क्या किया, बासमती राइस का एक यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया. और इन्होंने क्या किया, एक बासमती को न्यू वैरायटी से बेचना चालू कर दिया. ठीक है. अब ये जो न्यू वैरायटी है ये एक्चुअली में अपने इंडिया के बासमती से ही बनी है, बट व्हेन इट वाज हाइब्रिडाइज्ड विद सेमी डो वैरायटी ऑफ राइस. ठीक है. पर जो मेजर प्रोडक्ट बनकर आया है उन्होंने ये बोल दिया कि अब जो इसका नॉर्मल प्रोडक्ट है, नॉर्मल बासमती अगर कोई हमें बेचता हुआ दिख गया तो वी कैन सू दैट पर्सन. वाई? बिकॉज वी हैव अ पेटेंट ओवर इट एंड इट्स अ ट्रेडमार्क कि ये जो है ये यूएस का ही है. सो द थिंग इज़ कि हमें पता भी नहीं चला और हमारी खुद की ही चीज़ें जो हैं वो कहीं और जाकर पेटेंट के रूप में फाइल हो चुकी हैं. सो द ओनली थिंग यहाँ पे जो ये समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, इट हैज़ टू हैव अ रूट और इट हैज़ टू हैव अ सर्टन पेटेंट और ट्रेडमार्क कि ओके ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ही हैं, सो दैट वन कैन इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशंस. नेक्स्ट इज़ बायोपायरेसी. बायोपायरेसी क्या होती है? इट इज़ द टर्म यूज टू रेफर टू द बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन. मतलब कि किसी और की चीज़ को हम अपनी चीज़ बनाकर यूज़ भी कर रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं विदाउट कॉम्पनसेटरी पेमेंट. मतलब जिसकी वो है अगर हम उसको पूछते तो हो सकता है द पर्सन हैज़ चार्ज रॉयल्टी और एनी सर्टन अमाउंट ऑफ मनी और व्हाट्सोएवर, पर इन्होंने बिना कॉम्पनसेटरी पेमेंट के यूज़ कर लिया बायो रिसोर्सेज को, तो इसको हम कहते हैं बायो पायरेसी. इट्स सेम कि अगर एक मूवी की सीडियाँ जो सीरीज़ हैं वो बेची जा रही हैं बाहर. ठीक है. तो उसको हम पायरेसी कहते हैं. तो वैसे ही जब बायो रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसे हम बायो पायरेसी कहेंगे. दिस इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.